फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपक लॉ क्लासेस। जैसा कि हमने बताया था कि हम हरियाणा के एग्जाम के लिए क्विक रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो वो हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से स्टार्ट करेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में कुछ पहले जरूरी फैक्ट्स देख लेते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को ड्राफ्ट किसने किया था? सर जेम्स फिट्जजेम्स स्टीफन ने। ठीक है, सर जेम्स स्टीफन ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को ड्राफ्ट किया था। और इसको इनेक्ट किसने किया था? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये एक्ट 1872 का है। ठीक है, उस टाइम पे इंडिया आजाद नहीं हुआ था, तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल उस टाइम पे, जैसे आज के टाइम पे हमारी जो पार्लियामेंट है, उस टाइम पे ये एजेंसी काम करती थी, तो इन्होंने इस एक्ट को इनेक्ट किया था। और कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं हम कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात की गई होगी। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट होता है जो कि क्रिएट कर रहा हो रहा है और डिफाइन कर रहा होता है ऑब्लिगेशंस किन के बीच में? दो पार्टीज के बीच में। ये एक डेफिनेशन है जो कि सालमन ने दी है, इसको इतना जरूरी नहीं है करना। ठीक है, ये एक वर्ड मतलब कोट है जो कि हमारे एग्जाम्स में कई बार इस पे मेंस में क्वेश्चन आ जाता है। पब्लिक पॉलिसी इज वेरी अनरूली होर्स एंड व्हेन गेट्स एस्ट्राइड यू नेवर नो वेयर इट विल कैरी यू। ठीक है, सिर्फ एक पब्लिक मतलब एक कोट है जो हम आगे जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को इन डीप करेंगे तब हम इसके बारे में देखेंगे। अब कॉन्ट्रैक्ट्स दो तरह के होते हैं, एक तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो अब जो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं जिसमें टर्म्स जो होती हैं वो पार्टीज में ओरली या राइटिंग में, मतलब उन्होंने आपस में उसके बारे में डिस्कशन की हुई होती है। ठीक है, तो वो उसी के अकॉर्डिंगली चलते हैं। लेकिन जो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो हमने कैसे इन्फर की हुई होती हैं। जो पार्टीज है ना उनमें जो एक्ट कर रही होती हैं उनके एक्शन से ही हमने उस चीज को इन्फर करना होता है। जो मान लीजिए एक दो बिजनेसमैन है ए एंड बी, उनमें यूजली बिजनेस होता है, तो उन्होंने कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ लिख के या बोल के किया हुआ है। अब इसमें क्या है कि इनके बीच में जब कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है, कोई भी किसी भी तरीके का ये लेन देन करते हैं, तो जब एक पार्टी डिलीवरी दे देती है दूसरी पार्टी उसके 15 दिन बाद पेमेंट करती है। तो ये इनमें कोई रिटर्न नहीं हुआ, कोई ओरल नहीं हुआ, लेकिन ये शुरू से इनमें ट्रांजैक्शन ऐसी चलती आ रही है। मान लीजिए अब इन दोनों की डेथ हो गई लेकिन इनके बच्चे सेम बिजनेस कर रहे हैं। अब यहाँ पे ओरली रिटर्न में कुछ नहीं हुआ, लेकिन इनके एक्शन से ये चीज का इन्फर्ड है, तो अब इनके बच्चे भी इसी हिसाब से इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हो जाएंगे। फाइन। और बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं? बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जिसमें कि जो प्रॉमिस है, ठीक है, उसमें हर पार्टी ने कुछ ना कुछ चीज करनी होती है। मतलब जैसे इसमें इसी में मैंने बताया बायलैटरल मैंने टू पार्टीज जिसमें इन्वॉल्व होती है। अब इसमें ये डिलीवरी कर रहे हैं, ये पेमेंट कर रहे हैं, तो ये बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होगा। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट हो गया in which one offer or promise to pay after the occurrence of a specified act is made. Unilateral contract only obligate action on the one part. अब यहाँ पे एक पार्टी पे तो ऑब्लिगेशन है कि उसने ये चीज कंप्लीट की होगी तभी दूसरे की लाइबिलिटी बनेगी, अदरवाइज बनेगी नहीं। तो यहाँ पे एक पार्टी की ऑब्लिगेशन होती है, दूसरी की कब अराइज होती है? जब पहली पार्टी ने अपनी ऑब्लिगेशन को कंप्लीट कर लिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो एग्रीमेंट्स होते हैं, और जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं वो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे ही कॉन्ट्रैक्ट बने, लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें एक प्रायर स्टेज होगी जो कि एग्रीमेंट होगी। ठीक है, ये चीज है। इस चीज को भी मैं आपको नेक्स्ट हम डेफिनेशन क्लोज में जाएंगे, उसमें मैं आपको क्लियर करूंगी कि पहले जैसे ऑफर होता है या प्रपोजल होता है, फिर प्रॉमिस होता है, फिर उसमें एक्सेप्टेंस होती है। एक्सेप्टेंस होने के बाद वो चीज क्या बन जाता है? एग्रीमेंट बन जाता है। एग्रीमेंट के साथ में
अगर वो एनफोर्सेबल बाय लॉ है देन इट विल बिकम कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज नो। ठीक है, जैसे कि अब जैसे हम पहले ही कह रहे हैं कि सारे कॉन्ट्रैक्ट्स तो एग्रीमेंट्स होते हैं, लेकिन सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं हो सकते। तो अब अगर हमने एक एग्रीमेंट कर लिया कि हम कोई क्राइम करेंगे, तो वो चीज एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, तो वो इलीगल और एनफोर्सेबल है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। यहाँ पे हमने वही है, यहाँ पे एग्रीमेंट वर्ड ही यूज किया है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ये। ठीक है, एग्रीमेंट बिटवीन प्राइवेट पार्टीज क्रिएट म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस एनफोर्सेबल बाय लॉ। अगर प्राइवेट पार्टीज अपने बीच में कोई एग्रीमेंट करती हैं तो उनमें म्यूचुअल ऑब्लिगेशन बन जाती है, जिसको कि लॉ द्वारा ही एनफोर्स किया जा सकता है। मान लीजिए ए और बी हैं, दोनों प्राइवेट पार्टी हैं। ठीक है, अब इनमें कोई बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, या फिर ये मान लीजिए हॉर्स बेच रहा है, हॉर्स सेलिंग पे है। ठीक है, इसने क्या करना है, जो हॉर्स की रीजनेबल प्राइस है वो पे करनी है, कंसीडरेशन देनी है। ठीक है, अब कंसीडरेशन पे कर रहा है ये। अब यहाँ पे अगर ए ने बी को क्या कर दिया, हॉर्स डिलीवर कर दिया, इसने इसको कंसीडरेशन नहीं दी, तो इसको हम कैसे एनफोर्स करा सकते हैं, लॉ के द्वारा, कि भाई मैंने तो हॉर्स डिलीवर कर दिया, इसकी पेमेंट ये देगा ही देगा, अगर नहीं दे रहा तो उसकी रेमेडी हमारे को कौन दे रहा है, वो लॉ दे रहा है। ठीक है, जो वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं वो कभी वैलिड नहीं होते। ठीक है, वेयर एज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज अ वैलिड। कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे ये वर्ड गलत होगा। ठीक है, ये एग्रीमेंट होगा यहाँ पे। ठीक है, हो सकता है ये एग्रीमेंट वैलिड हो लेकिन इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। जो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक टर्म हम आगे कंसिडरेशन में देखेंगे कि इसमें सिर्फ जो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट है वही स्यू कर सकती हैं और उन्हीं को स्यू किया जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। जो कंसिडरेशन होती है वो पास्ट में भी हो सकती है, फ्यूचर में भी हो सकती है और प्रेजेंट में भी हो सकती है। और जो कंसिडरेशन है वो इस चीज को डिसाइड नहीं करती कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है या वैलिड है, इस चीज को नहीं। हाँ, इतना हम चेक कर सकते हैं कि कहीं उसमें इंड्यू इन्फ्लुएंस वगैरह तो नहीं यूज किया गया, या अपनी मतलब पार्टीज की जो कंसेंट है वो फ्री थी कि नहीं थी, सिर्फ ये चीज चेक कर सकते हैं। अदरवाइज इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन मैटर नहीं करती। कंसिडरेशन होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए, लेकिन ये मैटर नहीं करती भी वो अगर हम 1,00,000 रुपए की चीज 1 रुपए में भी बेच रहे हैं, then also that contract will be valid. जो इलीगल एग्रीमेंट्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि फॉरबिडन बाय लॉ होते हैं। ठीक है, उन चीजों को लॉ ने फॉरबिड किया होता है, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते होते। ठीक है, जो इलीगल एग्रीमेंट है वो लॉ द्वारा एनफोर्सेबल नहीं हो सकता, लेकिन इसकी पनिशमेंट हो सकती है, क्योंकि जो चीज हम कर नहीं सकते लॉ हमें करने की इजाजत नहीं देता। मान लीजिए इमोरल ट्रैफिकिंग का कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हुआ है, तो वो चीज एनफोर्सेबल बाय लॉ तो है नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट की शेप में कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर दो पार्टीज के बीच में ऐसा कोई एग्रीमेंट हो रहा है तो हम उस चीज को पनिशेबल बना सकते हैं आईपीसी में या इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट के अंदर। जो रिस्पॉन्सिबल जो फाइंडर ऑफ गुड्स होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी होती है, सेम एज अ वो बेली। ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका सेक्शन नंबर भी पूछ सकते हैं, ये स्पेसिफिकली ये भी पूछ सकते हैं कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी हो सकती है। थ्रेट टू स्ट्राइक इज नॉट अ कॉजन। जो कॉजन की डेफिनेशन है, जब हम उसमें देखेंगे कि हम किसी को थ्रेट कर रहे हैं कि ये कर दो वो कर दो, तो अगर हम किसी को डरा रहे हैं, हम यहाँ पे ऐसा भी डरा रहे हैं कि हम स्ट्राइक कर देंगे, वो कॉजन की डेफिनेशन में कवर नहीं होगा। अगर हम कोई फैक्ट जिसको बताना जरूरी था उसको एक्टिवली कंसील कर रहे हैं तो वो फ्रॉड माना जाए। जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है वो कब होता है, अब जब हम कॉन्ट्रैक्ट्स को करेंगे ना कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स कौन कौन से होते हैं, और उसमें कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे एसेंशियल कंडीशन क्या होती है, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। ठीक है,
तो फ्री कंसेंट के लिए कुछ हमने बताया है कि फ्री कंसेंट हम कम कंसीडर करेंगे जब पॉइजन नहीं होगा, फ्रॉड नहीं होगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होगा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट नहीं होगा, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी। ठीक है, तो हम ये चीजें कंसीडर करेंगे। तो अब उसमें एक टर्म है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट के मैटर के रिलेटेड दोनों पार्टीज को कुछ मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। ठीक है, दोनों पार्टीज को होना चाहिए, इधर एक पार्टी को सही समझ में आ रहा है, एक पार्टी को गलत समझ में आ रहा है, तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा। दोनों पार्टीज को उस चीज का वो होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो मिस्टेक ऑफ लॉ है, एक आगे है कि मिस्टेक ऑफ लॉ है वो कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हमें मिस्टेक ऑफ लॉ लग गया था, वहां पे कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा। लेकिन अगर हमने फॉरेन लॉ को गलत समझ लिया, फॉरेन लॉ को हमें नॉलेज नहीं थी, हमने ये समझ लिया कि जैसे इंडिया में अप्लाई होता है वैसे ही वहां पे है, तो वहां पे वो चीज को हम मिस्टेक ऑफ फैक्ट कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है, ये तीनों चीजें उसी के बारे में बताई गई हैं, इनमें प्री पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, वही दोनों पार्टीज को अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट को में वाइड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए ये जरूरी है कि जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है वो दोनों पार्टीज की तरफ से होनी चाहिए। अगर एक ईदर पार्टी की तरफ से, सिंगल पार्टी की तरफ से है, वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट उसके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम फॉरेन लॉ को दोनों पार्टीज ही गलत कंसीडर करके चल रही हैं तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। ठीक है, एक आगे आता है कि परफॉर्मेंस के लिए एक रीजनेबल टाइम पे होना चाहिए, रीजनेबल टाइम पे होना चाहिए। तो रीजनेबल टाइम क्या है, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर केस के हिसाब से रीजनेबल टाइम क्या बन रहा है। तो ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हमने जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है उसको कैंसिल कर दिया। और ऑल्ट्रेशन का मतलब क्या है, ऑल्ट्रेशन का मतलब है कि आपने टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई किया है लेकिन दोनों पार्टीज की कंसेंट के साथ। और नोवेशन क्या है, नोवेशन है कि आपने जो ऑब्लिगेशंस हैं उनको रिप्लेस कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट में जो भी हमने ऑब्लिगेशंस मेंशन की थी उनको रिप्लेस कर दिया, या फिर नई ऑब्लिगेशंस को ऐड कर दिया। ठीक है, या फिर पार्टीज को ही रिप्लेस और ऐड ऑन किया है, तो वो चीज क्या कहलाएगी, नोवेशन। ठीक है, लेकिन नोवेशन मैंने नया बनाना। अब जब हम कुछ चेंज कर रहे हैं तो ओरिजिनल जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसमें हमने मॉडिफिकेशंस करके उसमें नयापन लाया है, तो वो जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था वो टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स वो होते हैं जिनमें हम ऑब्लिगेशन दूसरे बंदे पे एनफोर्स कर सकते हैं इन द एब्सेंस। हमने कोई रिटर्न में कुछ भी, कोई रिटर्न नहीं, कोई ऑरली नहीं, हमने कोई एग्रीमेंट नहीं किया, ये एक तरीके से इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इन्फर्ड करते हैं बाय द कंडक्ट ऑफ पार्टीज। तो एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट के होती है, लेकिन वहां पे हम एक पार्टी पे ऑब्लिगेशन क्रिएट कर देते हैं कि आपने ये करना है। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक फंड है, अगर हम थर्ड पार्टी पे कोई बर्डन डाल रहे हैं उसको रीइंबर्समेंट तो मिलनी चाहिए ना। अगर थर्ड पार्टी, मान लीजिए मैं एक थर्ड पार्टी पे ऑब्लिगेशन कर दी कि भाई एक बच्चा माइनर है, उसको खाने के लिए रोटी चाहिए, तो आपने उसको रोटी के लिए रोटी प्रोवाइड करनी है टाइम टू टाइम। तो कोई भी बंदा बिना किसी रीजन के किसी अजनबी को तीनों टाइम रोटी क्यों देगा? तो वहां पे जो पर्सन उसको रोटी प्रोवाइड कर रहा है माइनर को, उसको किसी ना किसी तरीके से कंपनसेट या रिइंबर्समेंट मिलना चाहिए ना। तो वो चीजें एक तरीके से क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, इसका प्रिंसिपल हम देखो कर तो दिया, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का लॉ कर दिए, तो वहां पे हमने उस पे पीछे भी कुछ प्रिंसिपल्स रखे हैं। तो वो प्रिंसिपल वो क्या है, नो वन शैल बी अलाउड टू एनरिच हिमसेल्फ एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर। कोई भी पर्सन को हम अलाउ नहीं करेंगे कि वो किसी दूसरे के
एक्सपेंसेस पे खुद को पोषित करे, ठीक है, खुद फायदा उठा के दूसरे का खर्चा कराई जाए और खुद फायदा उठाए, ऐसा नहीं करेंगे हम, ठीक है। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के पीछे हम एक प्रिंसिपल को लेके चलते हैं। और नेक्स्ट है सब एजेंट कौन होते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आगे हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी टर्म्स हम करेंगे, तो आपके लिए शुरू में कुछ बताया है कि ये टर्म्स आगे आगे कैसे यूज हो रही है, ठीक है। सब एजेंट क्या है, वो पर्सन होता है जो कि ओरिजिनल एजेंट के कंट्रोल के अंडर में काम कर रहा होता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो एक्ट नंबर है 9 है। ये देखिए आजकल के जो प्री के एग्जाम है उसमें ऐसे क्वेश्चंस आने लगे हैं, तो इन चीजों को आपने ध्यान से पढ़ के जरूर जाना है, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं लिखती जा रही हूँ। और इसकी इनेक्टमेंट कौन सी डेट है, 25 अप्रैल, ठीक है, 1872। ये इनेक्टमेंट डेट है। इनेक्टमेंट डेट और एनफोर्समेंट डेट में क्या फर्क होता है। इनेक्टमेंट डेट में ये होता है कि ये चीज इस दिन अप्रूव हो चुकी है कि हमने इसको लॉ बना दिया है, लेकिन उसको एप्लीकेबल कब करना वो एनफोर्समेंट डेट होती है। और वो एनफोर्समेंट डेट कौन सी है इसकी, 1 सितंबर 1872, ठीक है। और प्रियम्बल क्या कह रहा है, वेयर एज इट इज एक्सपीडिएंट टू डिफाइन एंड अमेंड सर्टन पार्ट्स ऑफ लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के सर्टन पार्ट्स ऑफ लॉ को डिफाइन और अमेंड कर रहा है। अब सर्टन पार्ट्स वर्ड लिखा है तो इट मीन्स इट इज नॉट एग्जॉस्टिव। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ये एग्जॉस्टिव है कि नहीं। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कि ये अकेला एक्ट इतना सफिशिएंट है कि जितने भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं उनके रिलेटेड इसमें सारे लॉज हैं, नहीं। अभी तो देखिए पार्टनरशिप है, सेल्स है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मर्केंटाइल लॉ है, ठीक है, कंपनी लॉ है, वो अलग अलग काफी सारे लॉज हैं जिनमें कॉन्ट्रैक्ट की बात की गई। कॉन्ट्रैक्ट कैसे एनफोर्स करने हैं, किन चीजों के लिए कैसे करने हैं, वो सब बताए गए हैं। तो ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है वो स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात नहीं करता, ठीक है। अपने आप में सफिशिएंट नहीं है कि सभी के बारे में बात करे, तो ये एग्जॉस्टिव नहीं है, ठीक है। अब इसमें टोटल कितने चैप्टर्स हैं, टोटल इसमें 11 चैप्टर्स हैं। और कितने सेक्शंस हैं, 238। और जो इसका चैप्टर नंबर 7 है उसको रिपील कर दिया गया है, और अब वो क्या है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। अलग से हमने इसको लॉ बना दिया है, ठीक है। और जो हमारा 11th चैप्टर है वो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, अभी एट प्रेजेंट इसमें
238 तक सेक्शंस हैं, जिसमें से जो इसमें सेक्शन 76 से लेके 123 तक वो रिपील हो चुकी हैं, ठीक है। और इस जो चैप्टर 11 में 234 से लेके 266 तक सेक्शंस थे, सॉरी 239 से 266 तक सेक्शंस थे, उनको भी हमने रिपील कर दिया। अभी वैसे चैप्टर की काउंटिंग इतनी ही है, लेकिन क्योंकि हमने 7th चैप्टर को रिपील कर दिया, लेकिन इन टोटल आपके इस टाइम पे जो प्रेजेंट चैप्टर्स हैं वो 9 हैं। लेकिन अगर आपको प्री में क्वेश्चन आए कि कितने चैप्टर्स हैं, वो हैं 11। फाइन। और ये बेस्ड कौन से एक्ट पे है? इंग्लिश कॉमन लॉ। और इसके प्रीलिमिनरी चैप्टर में 2 सेक्शंस हैं जो बात कर रहे हैं शॉर्ट टाइटल की और एक्सटेंट की। सेक्शन 1 क्या कह रहा है? शॉर्ट टाइटल क्या होगा? द एक्ट में बी कॉल्ड एज अ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और इसकी एक्सटेंट क्या होगी? इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया पे, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हमने जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 था, उस पर रिपील कर दिया है। अब ये पूरे इंडिया पे अप्लाई होगा। और इसकी एनफोर्समेंट डेट क्या है? इट शैल केम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872, ठीक है। और इसमें एक सेविंग क्लॉज है जिसमें लिखा हुआ है, नथिंग हियरिन शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ एनी स्टैट्यूट, act or regulation not hereby expressly repealed, not any uses or custom of trade, not any incidents of contract, nor inconsistent with the provisions of this act, ठीक है। तो अब जिस कोई भी एक्ट, स्टैट्यूट, कोई एक्ट, कोई रेगुलेशन जो कि इस एक्ट के आने से पहले चल रहा था और इस एक्ट के थ्रू उसको स्पेसिफिकली रिपील नहीं किया, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कोई यूसेस, कस्टम्स चल रहे हैं, ठीक है, तो वो कोई ऐसा इंसिडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो कि इस एक्ट के प्रोविजंस के इनकंसिस्टेंट नहीं है, उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो वैसे जैसे चल रहे थे वैसे ही चलते रहेंगे, ठीक है। और सेकंड सेक्शन क्या है? इंटरप्रिटेशन क्लोज है, जो कि मतलब डेफिनेशंस भी हम कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो भी हमने इस एक्ट में अगर ये वर्ड्स यूज किए हैं, हमने उनका मीनिंग कहाँ से लेना है? यहीं से। तो 2 क्लोज ए क्या, किस चीज की बात कर रहा है? प्रपोजल की। When one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent। अब यहाँ पे तो सारा कुछ कर क्यों रहे? assent लेने के लिए, ठीक है। of that act, other to such act or substance he is said to make a proposal। सिंपल सी बात हिंदी में कि अगर एक बंदा दूसरे बंदे को कह रहा है कि आपने मेरे लिए ये करना है या ये नहीं करना है, और मैं क्यों कह रही हूँ? ताकि मैं सामने वाले बंदे की असेंट ले सकूं कि वो उस चीज को करने के लिए या ना करने के लिए मान जाए। अब मैं सामने वाले बंदे को अपनी बात कन्वे कर रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ? उसको एक प्रपोजल दे रही हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि अगर सामने वाला बंदा अपनी असेंट दे दे, ठीक है, तो वो चीज क्या कर लेता है? वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। मैंने कहा आपको कि आप मान लीजिए आप दिन में 10 घंटे पढ़ेंगे, मैंने आपको ये कह दिया, तो मैंने अपनी तरफ से आपको प्रपोजल दे दिया। अब आप कह रहे हो यस आई एम ओके विद दैट, और मैं 10 घंटे आपको पढ़ के दिखाऊंगा। तो आपने असेंट दे दी, असेंट दे दी तो आपने क्या कर लिया? उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही आपने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, ये क्या बन गया? प्रपोजल। अब पहली स्टेज क्या है? प्रपोजल।
पहली स्टेज प्रपोजल, दूसरी क्या हो गई, एक्सेप्टेंस, जैसे ही आप एक्सेप्टेंस हो गई, ये क्या बन गया, प्रॉमिस। अब 2B में दो चीजें बताई गई हैं कि आपने उसको असेंट दे दी, वो बन गई एक्सेप्टेंस और प्रॉमिस। अब क्लोज C क्या कह रहा है, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल, जो बंदा प्रपोजल दे रहा है, जैसे मैंने प्रपोजल दिया था तो मैं क्या हूं, प्रॉमिसर, और जो बंदा एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या है, प्रॉमिस। ठीक है। अब नेक्स्ट है कंसीडरेशन की डेफिनेशन। ठीक है, when at the desire of the promiser or the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstain from doing or promises to do or abstain from doing something, such act or absistence of or promise is called a consideration for the promise. अब जब प्रॉमिसर ने जो भी बात कही थी उसके बिहाफ पे सामने वाले, मतलब जिसने एक्सेप्टेंस की थी, अगर मैंने आपको कहा कि आपने 10 घंटे पढ़ना है तो आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, तो आप वो पढ़ के मुझे एक तरीके से कंसिडरेशन दे रहे हो। या फिर मैंने आपको कोई चीज करने के लिए मना किया था, मैंने कहा था कि आपने दिन में 10 घंटे खेलना नहीं है, आपने मेरे कहने पे उस खेलने को बंद कर दिया था, तो वो चीज आपने क्या की है, अपने बिहाफ पे उस चीज को करके या ना करके मुझे एक तरीके से कंसीडरेशन पे की है, उस प्रॉमिस के लिए आपने कंसीडरेशन पे कर दी। ठीक है। और कोई भी प्रॉमिस या कोई भी सेट ऑफ प्रोमिसेस जिसमें कंसीडरेशन भी जुड़ जाती है वो क्या बन जाता है, एग्रीमेंट। ठीक है, प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन क्या बन गया, इज इक्वल टू एग्रीमेंट। ठीक है। नेक्स्ट, promises which form the consideration or part of the consideration for each other are called reciprocal promises। कि जो कुछ ऐसे promises जो दूसरे के लिए consideration बन जाए वो reciprocal। मान लीजिए आपने कहा, मैंने आपके लिए कहा कि आप 10 घंटे पढ़ोगे और मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं आपको 10 घंटे पढ़ाऊंगी, तो उस प्रॉमिस आपने भी उल्ट के कह दिया कि ठीक है मैं पढ़ूंगा 10 घंटे लेकिन आप मुझे पढ़ाओगे, तो मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, मैंने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि यस मैं पढ़ाऊंगी आपको। तो मैंने जो प्रॉमिस किया और आपने जो प्रॉमिस किया एक दूसरे के साथ, वो चीज क्या बन गई, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। ठीक है। और 2 क्लोज G में क्या है, वॉइड। ठीक है, तो कोई भी वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड अकेला नहीं, वॉइड एग्रीमेंट, जो भी एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते हैं वो वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं। और जो 2 क्लॉज H में है, जो इनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं एग्रीमेंट्स, वो क्या बन जाते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सिबिलिटी by law is equal to contract। फाइन। अब कोई भी एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ एक पार्टी की तरफ से है, ठीक है, तो वो चीज क्या होगी, वो वॉइड होगी, वॉइडेबल, सॉरी, जो एक पार्टी की तरफ से वो उनकी मर्जी है कि उन्होंने उसको इन्फोर्सेबल बनाना भी है या नहीं। जैसे कि फ्री कंसेंट के केसेस में मान लीजिए आपने किसी को अनड्यू इन्फ्लुएंस में लेके कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया, एग्रीमेंट बना लिया, लेटर ऑन उस पर्सन को पता लगता है कि मेरे पे तो प्रेशर डाल के ऐसे ऐसे एग्रीमेंट करवा लिया, लेकिन अगर मैं ट्रू सेंसेस में होता, अगर इस बंदे का मेरे ऊपर इन्फ्लुएंस ना होता तो शायद मैं इस एग्रीमेंट को ना करता। अब ये उस बंदे पे है कि उसने उसे कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्सेबल बनाना है या नहीं।
अगर वो बनाना चाह रहा है तो फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर वो उसको इन्फोर्सेबल नहीं करवाना चाह रहा तो ये वॉइडेबल है, और अब इसको ये वॉइड भी डिक्लेयर करवा सकता है। वॉइडेबल मैंने जिस चीज को वॉइड डिक्लेयर करवाया जा सकता है, ठीक है। A contract which ceases to be enforceable by law become void when it ceases to be enforceable। कई बार कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि शुरू में तो वैलिड होते हैं लेकिन लॉ द्वारा वो एनफोर्सेबल होने बंद हो जाते हैं, तो वो चीज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। मान लीजिए किसी एक फॉरेन कंट्री के साथ हमारा ट्रेड हुआ है, ठीक है, मान लीजिए पाकिस्तान के साथ ही होता है, और वहां पे जब वॉर टाइम वो हो जाते हैं, अनाउंस हो जाते हैं, तो उस टाइम पर्टिकुलर टाइम से हम अपने बिजनेस को करना बंद कर देते हैं। हमारी गवर्नमेंट्स की तरफ से ऐसे लॉज बन जाते हैं कि हम उस टाइम पे पर्टिकुलर टाइम पे वहां पे बिजनेस नहीं कर सकते, और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के ड्यूरेशन में अगर हमने कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन की है दैट विल बी वॉइड। अगर उस बिजनेस ट्रांजेक्शन में कोई गड़बड़ होती है तो हम उसको इन्फोर्स करवाने के लिए कोर्ट्स में नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब चैप्टर 1 हमारा क्या कह रहा है, ऑफ कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स, ठीक है। यहाँ पे 3 टर्म्स यूज किए हैं, कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस, रेवोकेशन। किसकी? प्रपोजल्स की। कहाँ पे दिया हुआ है? 2 क्लोज ए में। प्रपोजल कहाँ पे दिया हुआ है? 2 क्लोज ए में, ठीक है। अब हमने किसी को प्रपोजल देना है, हमने उसको कम्युनिकेट कैसे करना है और कब उसकी कम्युनिकेशन कंप्लीट मानी जाएगी, ऐसे ही एक्सेप्टेंस कैसे होगी और किन किन टाइम्स पे वो कंप्लीट होगी, किस पर्सन के अगेंस्ट वो कब कंप्लीट मानी जाएगी, और ऐसे ही रेवोकेशन के रिगार्डिंग है। इनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर में कितने सेक्शंस हैं? सेक्शन 3 to लेके 9 तक, ठीक है। कितने सेक्शंस हो गए? 7 सेक्शंस हैं इस चैप्टर में, ठीक है। अब सेक्शन 3 क्या कह रहा है? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स। इसकी वेयर वर्डिंग क्या कह रही है? द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल्स एंड एक्सेप्टेंस, the communication of proposals, the acceptance of proposals and revocation of proposals and acceptance respectively are deemed to be made by any act or omission of party proposing, accepting or revoking by which he intends to communicate such proposal, acceptance or revocation, or which has the effect of communicating। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं वो? ये कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल या एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल या रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल कैसे मानी जाएगी, कि हमने कम्युनिकेशन किस कैसे करेंगे, या तो हम कोई एक्ट करेंगे या ओमिशन करेंगे, ठीक है, ठीक है, जिससे कि हमें ये पता चले कि हमने कम्युनिकेट किया। मान लीजिए यहाँ पे एक्ट क्या है? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। मैंने आपको प्रपोजल दिया था कि आप 10 घंटे पढ़ोगे, ठीक है। अब आपने एक्सेप्टेंस कैसे किया? या तो आपने उस चीज को मुझे बोल के बता दिया, कम्युनिकेट कर दिया, या फिर आपने 10 घंटे पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, 10 आवर्स आपने पढ़ना शुरू कर दिया, आपने एक्ट कर दिया। या फिर आप क्या कर रहे थे, मैंने कह दिया कि आप अब मतलब 10 घंटे खेलोगे नहीं, आप 10 घंटे पढ़ोगे। आपने जो 10 आवर्स प्ले टाइम था आपका, आप मान लीजिए बाहर गलियों में घूमते फिर रहे थे,
आपने वो करना बंद कर दिया। अब यहाँ पे ओमिशन कर रहे हो आप, एक तरीके से आप एक एक्ट नहीं कर रहे हो जिससे मुझे पता चल रहा है कि आपने मेरी चीज को मान लिया है। तो वो चीज अगर सामने वाले बंदे को ये शो कर रही है कि आपने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है, तो वो चीज अपने आप में कम्युनिकेशन का फॉर्म दे देती है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग आपके कुछ केसेस हैं, ठीक है, जिनके नेम्स मैं आपको बता रही हूँ। एक तो है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त, और नेक्स्ट है आर वर्सेस क्लार्क। ये कम्युनिकेशन पे केसेस हैं, जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस या फिर प्रपोजल्स पे केसेस हैं। इसमें इस केस में ये बताया गया था कि अगर आपने किसी चीज को कोई ऑफर वगैरह दिया है तो और सामने वाले पर्सन ने उसको एक्सेप्ट किया है, तो उस चीज की कम्युनिकेशन होनी जरूरी है। अगर आपने एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट नहीं किया तब वो एक प्रॉमिस नहीं बनेगा। ठीक है, और जो आर वर्सेस क्लार्क वाला केस है उसमें भी आपको ऑफर के बारे में पता था, लेकिन आप एक्सेप्टेंस के टाइम पे इसको पूरी तरह से भूल गए थे। मतलब ऑफर आपको पता था, लेकिन जब आपने एक्सेप्टेंस की थी आपको पहले वाले ऑफर के बारे में कुछ नहीं पता था। तो आप ऐसा ही है कि आपने उस चीज को उस चीज के बारे में आपको पता नहीं है। वही लालमन शुक्ला वाले केस की हिसाब से आप इसमें यहाँ पे प्रॉमिस बनेगा ही। ठीक है, तो इसमें यही समझा जाएगा कि आपको पहले ऑफर के बारे में पता ही नहीं था। अब नेक्स्ट है सेक्शन 4, इसमें है कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होगी? तो ये सेक्शन 4 क्या कह रहा है इसके बारे में, इसमें दो चीजें होंगी कि जो प्रपोजल दे रहा है उसके अगेंस्ट कब कंप्लीट होगी, और जो पर्सन एक्सेप्टेंस दे रहा है उसके अगेंस्ट कब कंप्लीट होगी। तो communication of proposal is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने प्रपोजल दे दिया, मैंने आपको पहले मैं एक एग्जांपल लेके चल रही हूँ कि मैंने आपको 10 घंटे पढ़ने के लिए प्रपोजल दिया। तो जब तक वो चीज मैंने बोल दी, मैंने लेटर में लिख के दे दी, ये जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो 1872 में बना था। तो उस टाइम पे हम ये सोचते थे कि आज के टाइम पे तो फोन्स वगैरह हैं, हम टाइम टू टाइम ही कम्युनिकेशन भी हो जाती है, एक्सेप्टेंस भी हो जाती है। उस टाइम पे हम लेटर्स वगैरह के थ्रू काम करते थे। तो अगर मैंने लेटर में लिख के आप तक पहुंचा दिया कि आप 10 घंटे पढ़ो, तो वो जब तक आपकी नॉलेज में नहीं आएगा कि मुझे ऐसा प्रपोजल दिया गया है, तब तक वो प्रपोजल आपके अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, उसकी कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी? जब आपको वो लेटर रिसीव हो जाएगा, आपने उसको पढ़ लिया, आपकी नॉलेज में आ गया, तब वो आपके अगेंस्ट कंप्लीट होगा। ठीक है, और एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी? एक्सेप्टेंस होगी एज अगेंस्ट द प्रपोजर व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू आउट ऑफ द पावर ऑफ एक्सेप्टर एज। तो अब यहाँ पे प्रपोजर के अगेंस्ट कब कंप्लीट होगी? यहाँ पे प्रपोजर मैं ही हूं। ठीक है, अब मैंने लेटर के थ्रू प्रपोजर एक्सेप्टेंस सॉरी ये प्रपोजर है, और जो प्रपोजर होता है वो ही क्या बनता है? प्रॉमिसर। ठीक है, और दूसरा पर्सन कौन होता है? जो प्रॉमिसी होता है, जो एक्सेप्टर होता है वो प्रॉमिसी होता है। अब एक्सेप्टेंस किसने की? प्रॉमिसी ने। अब इसके अगेंस्ट प्रूफ कब होगा? जब इसने, इस पर्सन ने इस लेटर एक्सेप्टेंस लिख दी कि हाँ मैं 10 घंटे पढ़ने के लिए तैयार हूं। तो अब इसने लेटर में लिख के इसको लेटर बॉक्स में डाल दिया, इसकी पहुंच से बाहर हो गया कि अब इसको वो रोक नहीं सकता। तो सेम टाइम पे इसके अगेंस्ट वो जो एक्सेप्टेंस है वो कंप्लीट हो गई। अब ये
बंदा अपने प्रपोजल से मुकर नहीं सकता। लेकिन इसके अगेंस्ट कब कंप्लीट होगी? इसके अगेंस्ट तब कंप्लीट होगी जब ये प्रपोजर की नॉलेज में आ जाएगा, मतलब इसके पास पहुंच जाएगा और ये जो लेटर है जब इसके पास पहुंच जाएगा, इसने पढ़ लिया, इसके अगेंस्ट वो तब कंप्लीट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है, हमने पहले कम्युनिकेशन और प्रपोजल की बात की, फिर एक्सेप्टेंस की, अब हम कर रहे हैं रेवोकेशन की। सेक्शन हम 4th कर रहे हैं क्योंकि इसमें 3 चीजों की बात की गई है, तो हम बात कर रहे हैं पहले प्रपोजल की, फिर एक्सेप्टेंस की, अब रेवोकेशन की। कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी? वो कंप्लीट तब होगी अगेंस्ट अ पर्सन who makes it when it put into the course of transmission to the person to whom it is made so as to be out of the power of person who makes it। इसमें भी देखिए जो रेवोकेशन है, मान लीजिए एक हमने प्रॉमिस किया, हमने एक प्रॉमिस किया, इसमें प्रॉमिस कब बन गया? जब इसकी एक्सेप्टेंस हुई थी ना। तो प्रपोजर के अगेंस्ट मैं यहाँ पे प्रपोजर की जगह प्रॉमिसर और प्रॉमिसी वर्ड ही यूज कर रही हूँ ताकि आपके लिए इजी रहे। ठीक है, इसके अगेंस्ट कब कंप्लीट होगी एक्सेप्टेंस? जब इसने लेटर बॉक्स में डाल दिया था। और इसके अगेंस्ट कब कंप्लीट होगी? जब इसकी नॉलेज में आएगा। ठीक है, जब इसकी नॉलेज में आएगा तभी कंप्लीट हो जाएगी, तभी कंप्लीट होगी। अब हम रेवोक करना चाह रहे हैं, अब हम अपने प्रपोजल्स को या ये अपने प्रपोजल को रिवोक करना चाह रहा है। ठीक है, और ये अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक करना चाह रहा है। हम पहले बात कर रहे थे कि ये कंप्लीट कब कब होंगी, कैसे होंगी। तो वही है ना कि जब तक ये बाउंड नहीं हुआ तो उसके टाइम से पहले पहले ये अपने प्रपोजल को रिवोक कर सकता है, और जब तक ये बाउंड नहीं हुआ ये अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है। अब जो रेवोकेशन है, पहले हम सीधा सीधा ये करेंगे कि रेवोकेशन को हम कब कंप्लीट समझेंगे। मान लीजिए इनमें से कोई भी पहले रिवोक कर सकता है, तो प्रॉमिसी ने मान लीजिए पहले रिवोक कर दी, इसने जैसे ही लेटर डाल दिया और इसकी पहुंच से वो चीज बाहर हो गई, तो सेम टाइम पे ये कंप्लीट, इसके जो रेवोकेशन है वो कंप्लीट हो गई। लेकिन जो सामने वाला पर्सन है, जब तक उसकी नॉलेज में नहीं आता तब तक के लिए वो रेवोकेशन कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे ही इसने लेटर बॉक्स में अपनी रेवोकेशन डाल दी, इसके अगेंस्ट कंप्लीट हो गई। लेकिन इसके अगेंस्ट कब कंप्लीट होगी? जब इस पर्सन की नॉलेज में आएगा। अब इसको पता ही नहीं है कि भाई जो हमने एक एग्रीमेंट किया था वो सामने वाले पर्सन ने उसको रिवोक कर दिया, तो वो कब होगा? जब इसकी नॉलेज में आए।